So in this class, हम जो topic पढ़ेंगे that is about multi-dimensional data modeling. And as you can see in your syllabus, आपको multi-dimensional data modeling unit 1 में भी है. In the name multi-dimensional data modeling and aggregates, conceptual modeling of data warehouses. साथ में unit 2 में भी multi-dimensional data modeling के point of view से हमें डेटा क्यूब्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें वेयर हाउसेस में यूजिंग ओलैप ऑपरेशंस in the name also called as data cube operations. This is there in your course. To start with, if we consider ये section 2.4 of that e-book जिसको आपको main आधार लेके चलना है for your studies, the heading goes as from tables and spreadsheets to data cubes. अब ये data cube क्या है? तो जिस तरह से लिखा है, it is defined by dimensions and facts. अगर मैं आपको पिछली क्लासेस का एक ओवरव्यू बताऊं तो मैंने आपको यूनिट 1 में ही बता दिया था कि पूरा का पूरा जो डेटा वेयर हाउस का बेसिस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू. नाउ जो सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, किन किन मुद्दों पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ ट्रांजैक्शनल डेटा रखना है, स्टोर करना है, तो मैं उसको कस्टमर वाइज भी स्टोर कर सकती हूँ, सेल्स को प्रोडक्ट वाइज भी स्टोर कर सकती हूँ. तो ये तो हो गया टैबुलर व्यू. लेकिन हमारे पास जब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग की बात उठती है, तब टैबुलर व्यू सफाइस नहीं करता, टैबुलर व्यू से काम नहीं बनता. इसलिए हम उसी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज का ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम उनको क्यूब व्यू विजुअलाइजेशंस देते हैं, क्यूब विजुअलाइजेशंस. और ये क्यूब विजुअलाइजेशंस तभी कारगर सिद्ध होता है जब हमारे पास डायमेंशंस बहुत सारे. अगर 2-4 डायमेंशंस है तो टेबुलर व्यू से काम चल जाता है. लेकिन अगर बहुत सारे डायमेंशंस है तो टैबुलर व्यू से काम नहीं चल सकता. बिकॉज इफ देयर आर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप सुपरमार्केट चेन ले लो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, इंश्योरेंस बिजनेस एंड एयरलाइंस कंपनी, इनका अगर आप एक एक डेटा को स्टोर करते चलो तो उसी डेटा को, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग का डेटा वेयर हाउस है, तो बैंकिंग डेटा वेयर हाउस में उस पर्टिकुलर जो कस्टमर है, बैंकिंग कस्टमर, उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो एक है, इट इज जस्ट वन डेटा वैल्यू. लेकिन उसको हम कितने तरीकों से स्टोर कर सकते हैं, ये ग्रैनुलैरिटी में मैंने आपको यूनिट 1 में बताया. जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट है, तो अकाउंट नंबर पे उसका बैलेंस मंथ की शुरुआत में कितना था, मंथ के एंड में कितना था, देन एंडिंग डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, एंडिंग बैलेंस कितना था, एक पर्टिकुलर क्वार्टर की शुरुआत में उसका बैलेंस कितना था. बैलेंस की क्वांटिटी, दैट डेटा वैल्यू इज सेम, लेकिन उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है, पर्सपेक्टिव मतलब मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों से, अलग अलग कॉर्नर से देखने का जो तरीका है, दैट पैटर्न है, वो हम ग्रैनुलैरिटी में पढ़ चुके हैं. एंड ग्रैनुलैरिटी को हम बता चुके हैं कि ग्रैनुलैरिटी इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ डिटेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, जिसमें ये बोला गया है कि एक डेटा क्यूब को डिफाइन करने के लिए यू नीड टू थिंग्स, वन इज फैक्ट्स एंड अदर इज डायमेंशन टेबल्स. दोनों टेबल्स हैं, दोनों में आप कॉलमनर फॉर्मेट में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. लेकिन फैक्ट टेबल का अपना इंपॉर्टेंस होता है और डायमेंशन टेबल का अपना इंपॉर्टेंस होता है. सो आई कम बैक टू दिस. इन जनरल टर्म्स, डायमेंशंस आर द पर्सपेक्टिव और द एंटिटीज विद रिस्पेक्ट टू व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू कीप द रिकॉर्ड्स. क्या चीज स्टोर करना है वो बनता है फैक्टुअल एट्रीब्यूट या फैक्ट एट्रीब्यूट, और किस नजरिए से स्टोर करना है, दैट बिकम्स द डायमेंशन एट्रीब्यूट. तो जैसे कि इस बुक में जो एग्जाम्पल उन्होंने पकड़ा है, थ्रू आउट बुक में जो पकड़ा है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग समझाने के लिए, दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा. एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका सेल्स का रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का तरीका बताया गया है इन ऑर्डर ऑफ डायमेंशंस, टाइम, आइटम, ब्रांच एंड लोकेशन. तो ये
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जाने से पहले जरा हम ये समझ लें कि जब हम डेटा क्यूब्स बनाते हैं और उसके अंदर हम जब वैल्यूज रखते हैं, तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं इन जनरल, वो एट्रीब्यूट के टाइप्स क्या है। तो अगर हम देखें कि एट्रीब्यूट के टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, अदर इज अलजेब्रिक एंड अदर इज होलिस्टिक। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनके ऊपर आप ग्रुपिंग कर सकते हो, है ना, पार्टीशनिंग कर सकते हो, सब डिविजनिंग कर सकते हो, ऐसे वाले एट्रीब्यूट्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जिनके ऊपर आप एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, किसी प्रकार का समीशन कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ऐसों को हम एल्जेब्रिक एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ऐसे एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ सिंबॉलिक है, जो सिर्फ हमारी फिल्टरिंग का आधार बनते हैं, या सिर्फ एग्रीगेशन का आधार बनते हैं, या फ्लैगिंग के समय हमारे काम आते हैं, उनको हम होलिस्टिक एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए तो फैक्टेबल, चाहे फैक्टेबल एट्रीब्यूट्स हो चाहे डायमेंशन टेबल एट्रीब्यूट्स हो, दोनों टेबल्स में एट्रीब्यूट्स इन तीन कैटेगरीज में आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। और उसके बाद जब हम डेटा क्यूब की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये एक डेटा क्यूब, बिकॉज हमको विजुअलाइज करना है ना, तो हमें जब विजुअलाइज करना है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है विद इन अ वेयर हाउस, तो उसको समझाने के लिए, आप बिगिनर्स हो, आपको समझाने के लिए एक सीधा उदाहरण लिया है 3 डायमेंशंस का। जैसा कि हमने उस बुक में भी देखा था कि वो जो गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी जो डेटा है वो कैसे स्टोर कर रही थी, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, आइटम, ब्रांच एंड लोकेशन। उसको हमने और सिंपल कर दिया, और है ना, यहाँ पे स्लाइड में आप देख पा रहे हो, उसको हमने और सिंपल कर दिया, और हमने बोला नहीं, लेट अस ट्राई टू एनालाइज द सेम प्रोडक्ट्स का सेल्स इन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, डेट एंड कंट्री डायमेंशन। अब आप कंट्री बोलो या लोकेशन बोलो, इट्स वन एंड द सेम। तो आप देख पा रहे हो कि क्यूब, अगर मैं 3 डायमेंशनल एट्रीब्यूट से डेटा को स्टोर करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा विजुअलाइजेशन बड़ा आसान हो सकता है, और मैं इस क्यूब को बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ। मैं इमेजिन करना मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि मेक्सिको कंट्री का फर्स्ट क्वार्टर का टीवी प्रोडक्ट का सेल क्या होगा, तो जरूर हमको इस स्लाइड में वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्यूब में कहीं इस कॉर्नर में, जहां आप मॉइस पॉइंटर घूमता हुआ देख रहे हो, यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा मेक्सिको कंट्री का के फर्स्ट क्वार्टर, मेक्सिको कंट्री में फर्स्ट क्वार्टर में टीवी के सेल्स कितने हुए, वो उसका वैल्यू आपको यहाँ पे हिडन वो क्यूब में मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम 3 डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स में अपने विजुअलाइजेशंस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो बात उठी कि अगर मल्टीपल, मतलब 3 से ज्यादा डायमेंशन एट्रीब्यूट्स हैं, तब हम विजुअलाइजेशन किस प्रकार का रखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये यूनिट 1 से रिकैप्ड स्लाइड है, जो जिसमें हमने अगेन सेल्स रीजन पकड़ा था, और उसमें भी हमने कंट्री वाइज हमने एक्चुअल सेल्स वैल्यू को ब्रेक डाउन करके देखा था। तो डेटा क्यूब का विजुअलाइजेशन का ये और बेनिफिट होता है कि आप जितनी डेप्थ तक चाहो, जितने लेवल ऑफ डिटेलिंग तक चाहो एक डायमेंशनल एट्रीब्यूट को में, आप उतनी लेवल ऑफ डिटेलिंग में भी डेटा भर सकते हो। जरूर यहाँ पे जो डेटा क्यूब है वो यूएसए का सेल्स बता रहा है फॉर द होल ईयर, बट फॉर ओनली प्रोडक्ट टीवी, लेकिन इस पर्टिकुलर सालाना सेल्स, ईयरली सेल्स वैल्यू जो इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर है, उसको आप फिर से ब्रेक डाउन कर सकते हो, चाहो इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स, चाहो इन यूनिट्स ऑफ मंथ्स, चाहो इन यूनिट्स ऑफ डेज एंड वीक्स। तो ये भी बताया गया है कि अगर हम डेटा क्यूब विजुअलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग डेटा क्यूब विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड करें वेयर हाउस टूल किट्स के जरिए से, तो जस्ट विद द सीरीज ऑफ क्लिक्स एंड डबल क्लिक्स हम उतनी डेप्थ ऑफ डिटेलिंग में डेटा क्यूब के अंदर की वैल्यूज को देख सकते हैं, और या फिर उसको
डिटेल आउट कर सकते हैं या फिर उसको ग्रुप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। और यही इसी के लिए प्रोफेशनल टूल किट्स भी तैयार हुए हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द स्क्रीनशॉट ऑफ अ डेटा वेयरहाउस टूल किट विच इज कॉल्ड एज डीबी माइनर। और ये डीबी माइनर में आप देख पा रहे हो जो स्कीमास तैयार है, वो कौन कौन से डायमेंशंस जो आपकी जो कोई भी एक वेयरहाउस ले लिया है इन लोगों ने, और उस वेयरहाउस की का जो डेटा है वो किन किन मुद्दों पर यहाँ पे सेव किया गया है, इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल, देन रीजन टेबल, रेवेन्यू टेबल, कॉस्ट टेबल, प्रॉफिट टेबल, ऐसा। और कौन से एट्रीब्यूट्स के डेटा को स्टोर किया गया है इन मुद्दों में, दे कैन बी सेल्स वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू, जो भी। तो ये जो मेजरमेंट्स आप देख रहे हो ना, दीज आर दी फैक्ट एट्रीब्यूट्स। एंड उन फैक्ट एट्रीब्यूट्स को इन डायमेंशंस में जैसा चाहे वैसा हम उसको रोल अप बोलते हैं, ग्रुप करके। अगर मुझे चारों क्वार्टर का डेटा एक साथ संजोना है तो मैं उसको बोलूंगी आई एम रोलिंग अप द डेटा फॉर ऑल द क्वार्टर्स इनटू ईयरली सेल्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज रोल अप ऑपरेशन। या फिर ड्रिल डाउन, अगर सालाना सेल्स का डेटा है यूएस का और मुझे उसको डिटेल आउट करना है फॉर ऑल द 4 क्वार्टर्स, तो मैं क्या करूंगी, उसको ड्रिल डाउन करूंगी। ये देखिए, तो अगर मैं इस यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और वो भी कौन सा ऑपरेशन लेके, ड्रिल डाउन ऑपरेशन लेके, तो मेरी विजुअलाइजेशन में ये आ जाना चाहिए, इफ माय मशीन इज एबल टू डू इट, माय वेयरहाउसिंग फ्रेमवर्क इज एबल टू डू इट, आई एम गिविंग डेटा क्यूब विजुअलाइजेशन। सो इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ आगे जाऊं, तो क्योंकि अगर मुझे डेटा क्यूब विजुअलाइजेशन देना है तो मुझे एक हायरार्की के अलोंग, है ना, डायमेंशन हायरार्की के अलोंग चलना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 में हम डायमेंशन हायरार्की पढ़ के आए हैं, जब मैंने आपको इंफॉर्मेशन पैकेज डायग्राम समझाए थे। उसमें मैंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और साथ में मैंने एक और लिया था लोकल कम्युनिटी बैंक का डायमेंशन हायरार्की। मैंने बताया था कि एक कोई भी वेयर हाउस में बिजनेस डायमेंशंस को प्रिज्यूम करके, एज्यूम करके आप उसके अंदर एट्रीब्यूट्स लिखो, और इस तरह कैसे लिखो कि जैसे जैसे आप उस एट्रीब्यूट्स को लिखो तो उसकी लेवल ऑफ डिटेलिंग बढ़ती जाए या घटती जाए, दैट क्रिएट्स अ डायमेंशन हायरार्की। ये भी मैंने आपको बता दिया था। और उस डायमेंशन हायरार्कीज के की मदद से आप एक पर्टिकुलर वेयर हाउस के मल्टी डायमेंशनल की तैयारी एक इंफॉर्मेशन पैकेज डायग्राम के रूप में कैसे कर सकते हो, वो यहाँ पे दिया हुआ है। लोकल कम्युनिटी बैंक के डायमेंशन हायरार्कीज अगर गिवन है, ये है सेट ऑफ डायमेंशन हायरार्कीज, तो इसके आधार पे यू कैन क्रिएट एन इंफॉर्मेशन पैकेज डायग्राम। अब मैं ये स्लाइड्स को क्यों कोरिलेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग में क्या पढ़ना है, कंसेप्ट हायरार्की। कंसेप्ट हायरार्की को हम दूसरे शब्दों में डायमेंशनल हायरार्की भी बोलते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि हम एक पर्टिकुलर सैंपल एग्जांपल डेटा क्यूब लिए जिसमें हमारे 3 डायमेंशन है, प्रोडक्ट, डेट एंड कंट्री। तो अगर मैं कंट्री डायमेंशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकेशन डायमेंशन, इसकी हायरार्की में तैयार करने की कोशिश करूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि आई कैन ऑलवेज स्टोर द सेल्स इन यूनिट्स ऑफ ऑफिस, कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में कितने सेल्स रिकॉर्ड हुए। फिर अगर मल्टीपल ऑफिस लोकेशंस है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन अ पर्टिकुलर सिटी, तो मैं सिटी वाइज सेल्स को रिकॉर्ड कर सकती हूँ। फिर अगर जब चाहूं मैं उस पर्टिकुलर सिटी वाइज सेल्स वैल्यूज को रोल अप करके, मैंने अभी अभी आपको समझाया, रोल अप मतलब एक साथ इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड रोलिंग अप। तो अगर कनाडा में यू हैव 2 to 3 सिटीज, जिसमें वैंकूवर एंड टोरंटो नाम की 2 सिटीज है, तो यू कैन वेरी वेल with your series of clicks and double clicks, you can very well roll up city wise sales values into one value which will be called as country wise sales value, say for Canada. कनाडा की अलग हो जाएगी, स्पेन की अलग, जर्मनी की अलग। अब जर्मनी, स्पेन ऐसी कंट्रीज अगर यूरोप को बिलोंग करती है, तो आप कंट्री वाइज सेल्स को फिर रोल अप कर सकते हो इनटू रीजन या कॉन्टिनेंट वाइज सेल्स। और वो पर्टिकुलर कंपनी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो पूरे ग्लोब में उसकी सेल्स कितनी है वो हमें मिल जाएगी अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज सेल्स को
प्लस कर दे, ऐड कर दे, रोल अप कर दे, एसिमिलेट कर दे, ग्रुप कर दे इनटू वन सेल्स वैल्यू, तो वो हो जाएगी एक पर्टिकुलर कंपनी की ओवरऑल सेल्स अक्रॉस द ग्लोब। अब ये तो हो गई पर्टिकुलर कंपनी की टोटल सेल्स अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन हो सकता है कि वो ऑल वैल्यू जो कि एक सिंगलटन डेटा वैल्यू है वो किसी ईयर को बिलोंग करे। तो सपोज वो 2018 का सेल्स है, फिर ऐसा ही हायरार्की, इसका मतलब ये हुआ कि ये हायरार्की के में जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे नोड्स में पड़ी हैं उनको मैं एसिमुलेट करूं तो वो मुझे देगा 2018 का सेल्स। आई कैन वेरी वेल क्रिएट सिमिलर हायरार्की फॉर 2019, आई कैन क्रिएट सिमिलर कंसेप्ट हायरार्की फॉर 2020, इस तरह से। सो इस तरह से डायमेंशंस को पकड़ा जाता है और विजुअलाइजेशंस दिया जाता है। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखो, ये स्लाइड में अगेन वही डेटा क्यूब जो क्यूब ज्योमेट्री क्यूब के माध्यम से मैंने आपको बताया था, अगर मैं उसको एक लैटिस के रूप में समझाऊं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज, और जो हम विजुअलाइज करते हैं हम उसको डेटा वेयरहाउसिंग टूल किट्स में उतार लेते हैं। जो डिजाइनर्स ऑफ द टूल किट है, जैसा हम विजुअलाइज करना चाहते हैं उनको कोड्स के माध्यम से, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से हम उनको उतार लेते हैं और सीरीज ऑफ क्लिक्स एंड डबल क्लिक्स में हमको वो वैल्यूज मिल जाती है। तो सपोज मेरे पास में प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर कंट्री, मतलब हर कंट्री की डेट वाइज हर प्रोडक्ट की सेल की वैल्यूज अगर मेरे पास है तो, और वो भी अलग अलग है, बिखरी बिखरी है, दे आर नॉट एट ऑल रोल्ड ओवर, दे आर नॉट एट ऑल ग्रुप्ड इन एनी डायमेंशन, तो ऐसा वाला जो क्यूबॉइड है वो क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड। तो आप देख सकते हो कि ये जो गोला मैंने लैटिस स्ट्रक्चर में दिखाया, ये जो गोला है ये मेरे लिए क्या है, अगर इसका मैग्निफाइड व्यू पकड़ूं तो ये मेरे लिए क्या है, ये वन फुल क्यूब, one node of that lattice will be one full cube, data cube, which will be containing all dates का, all products का country wise data। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं, मुझे डेटा रोलिंग ओवर चाहिए along with some dimension, with respect to some dimension, तो ठीक है भाई, मैं एक बार इसी 3D क्यूब को रोल अप कर दूंगी, लेकिन इस बार मेरा जो रोलिंग डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कंट्री। तो अब यहाँ पे जो भी मुझे क्यूबॉइड मिलेगा उसमें कितनी कितनी एजेस होंगी, इट विल बी हैविंग ओनली 2 dimensional edges, that means it will be in the form of a matrix, it will be in the form of a matrix। ये था मेरा क्यूब के फॉर्म में, लेकिन ये मेरा मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा क्योंकि इसमें एक डायमेंशन डिसॉल्व हो चुकी होगी। व्हाई इट हैज बीन डिसॉल्व, बिकॉज उस डायमेंशन के हिसाब, उस डायमेंशन के आधार पे मैंने सबमिशन कर दिया। तो अगर मैं अब बताऊं कि इसका मीनिंग क्या है, इस लैटिस क्यूबॉइड डेटा क्यूब लैटिस में इस नोड का मीनिंग क्या है, तो मैं ऐसा कहूंगी कि डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल्स, लेकिन फॉर ऑल द कंट्रीज। ये डेटा क्यूब डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताएगा, लेकिन फॉर ऑल द कंट्रीज सम्ड अप। बिल्कुल उसी तरह से ये डेटा क्यूब जो 2D क्यूबॉइड है वो सेल्स बताएगा कंट्री वाइज प्रोडक्ट वाइज, लेकिन फॉर ऑल दी डेट्स, मतलब पूरे डेट्स का। अगर मैं पूरे साल भर का डेटा यहाँ पकड़ी थी इस जगह, तो वो पूरे साल भर का डेटा मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में बताएगा, जिसमें प्रोडक्ट एंड कंट्री वाइज डेटा वैल्यूज बिखरी हुई पड़ेगी इन अ मैट्रिक्स। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ डेट वाइज एंड कंट्री वाइज सेल्स रहेगा, लेकिन वो पूरे प्रोडक्ट्स के लिए समड अप रहेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट वाइज मुझे नहीं दिखेगा, मुझे सारे प्रोडक्ट का सेल्स बट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे यहाँ दिखेगा। अब क्योंकि मैंने एक डायमेंशन इन तीनों 2D क्यूबॉइड्स में रोल अप कर दिया, अब मैं अगर और रोलिंग अप पे आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अब, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लैटिक्स में मैं धीरे धीरे नीचे से बेस क्यूबॉइड से लेकर ऊपर तक मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आई एम ट्रैवर्सिंग अप इन द डायमेंशन हायरार्की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन हायरार्की को ऐसे ऐसे बताया जाता है, जो सबसे मोस्ट डिटेलिंग वाला जो डेटा होता है वो हायरार्की के बॉटम में
पोर्ट्रे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अगर मैंने ऑफिस वाइज सबमिशन कर दिया एंड इफ आई ट्राई टू डिटेल आउट द होल डेटा इनटू वन सिटी, तो वो मेरी हायरार्की में एक लेवल ऊपर आएगा। अगर मैं सिटीज के डेटा वैल्यूज को क्लब करके एसिमुलेट करके उसको कंट्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं एक लेवल डायमेंशन हायरार्की में अप की तरफ जाती हूँ। आई ट्रैवर्स अप इन दी डायमेंशन हायरार्की। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी जब आपके पास में प्रोडक्ट वाइज डेट वाइज डेटा है, तो आप उसको स्टिल एक डायमेंशन डिसॉल्व करके, यानी डेट डायमेंशन डिसॉल्व करके आप पूरे डेट्स का जितने भी, या अगर हम साल भर का डेटा लिए हैं बेस कीवर्ड में, तो 365 डेट्स का डेटा को प्लस करके हम सिर्फ प्रोडक्ट वाइज सेल्स यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन सालाना। तो यहाँ पे अगर मान लो 4 या 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत हो रही है, तो इट विल बी हैविंग अ लीनियर एरे ऑफ डेटा, जिसमें पहला प्रोडक्ट पहला सेल पहली वैल्यू को पकड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट का सेल्स दूसरी सेल में होगा, तीसरी प्रोडक्ट का सेल्स तीसरी सेल में, एंड सो ऑन। और हर सेल में जो सेल्स वैल्यू होगी वो सालाना सेल्स होगी, एनुअल सेल्स होगी। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो नोट है, वो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, ये एक एज है, ये एक एज है, और यहाँ पे जो रोलिंग ओवर हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है, प्रोडक्ट एंड कंट्री। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और कंट्री डायमेंशन डिसॉल्व हो जाएगा, और हमें जो लीनियर वन डायमेंशनल एरे में जो समीशन वैल्यूज मिलेंगी, वो ओवर समीशन, दैट विल बी समीशन ओवर प्रोडक्ट एंड कंट्री, लेकिन वैल्यूज जो होंगी वो बिखरी रहेंगी ऑल थ्रू 365 डेज। यानी हमारा जो 1D क्यूबॉइड इसमें रहेगा, 1D एरे इसमें रहेगा, इट विल बी होल्डिंग 365 rows या cells. Coming to this node of the cuboid lattice, तो यहाँ पे जो नोड है उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट कंट्री एंड डेट कंट्री से। यहाँ पे कंट्री डायमेंशन के रेफरेंस से ही डेटा बचा हुआ रहेगा, और बाकी दोनों डायमेंशन से डेटा डिसॉल्व होना या एग्रीगेट होना या रोल अप होना, तो दैट विल बी रोल्ड अप, एंड ओनली कंट्रीज, जिन जिन कंट्रीज में उस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनी की सेल्स हो रही है, उन कंट्रीज का ही सेल्स नजर आएगा 1D एरे में यहाँ। और उसके बाद आता है, जब मैं प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज और कंट्री वाइज तीनों को एक साथ सम अप कर दूं, तो आई विल बी गेटिंग ऑल इन ऑल सेल्स ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब वो चाहे प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करे या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करे, उस पर्टिकुलर कंपनी का सारा डेटा all summed up in all dimensions। हमारे participating dimensions कितने थे, 3, तो all 3 dimensions में summed up data accumulated into one singleton value will give all in all sales, and that will be called as apex cuboid of the whole data cuboid lattice. So this is for all in the today's lecture, and hence you can see, अगर हम 3 dimensions को extend कर दें into 4 dimensions, तो I can always create a lattice of cuboids with respect to 4 dimensions as given here. And this particular slide जो मिलेगा, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, from each of the data cube that I have started framing from base cuboid. तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, जो जिसके विद रेफरेंस टू क्यूबॉइड बना है, ये इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है जो आपकी ई बुक में दिया है। इट इज रिलेटेड टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसमें एनालाइजिंग डायमेंशंस जो हमें दिए हैं, दे आर टाइम, आइटम, ब्रांच एंड लोकेशन। और a question can be asked like this: given a particular company and given the names of the analyzing dimensions, you try to visualize the data cube in terms of cuboidal lattice representation। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो उसमें भी अगर एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता है, तो आपने सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है कि वो डायमेंशंस कौन कौन से हैं, and then you can
draw this particular lattice where you can magnify any one or two lattices, any one or two cuboids of the lattice. Now, if I say cuboid, so this one node in the lattice is one cuboid. This is another cuboid. This is another cuboid. तो कोई भी दो nodes को आप explain कर सकते हो in the form of cuboid representation. और ये यहाँ पे दिया भी हुआ है. तो you are supposed to read it. It starts, the explanation starts from page number 33 of the ebook. जैसा कि आप देख पा रहे हो, these dimensions allow to store and keep track of the sales, like monthly sales of the items, branches and locations. जिसमें monthly sales मुझे क्या बता रहा है कि जो time dimension का जो granularity है वो किस पे टिका हुआ है, month dimension पे टिका हुआ. ना इफ और इन्होंने जो डेटा है वो कहाँ से लिया, ऑब्वियसली टेबल्स, बिकॉज जो बेस जो डेटा ट्रांजैक्शंस हैं जहां से डेटा इकट्ठा होके आता है वो तो टैबुलर डेटा ही रहता है. अलग अलग डिस्पैरेट लोकेशंस पे जो डेटा इकट्ठा होके वेयर हाउस रिपोजिटरी में आता है वो तो टैबुलर फॉर्मेट में रहता है. तो ये है आपका सपोज एक टैबुलर फॉर्मेट का डेटा जिसमें आप देख पा रहे हो आइटम्स आर हाउ मेनी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइटम कैटेगरीज, 4 क्वार्टर्स हैं जिनके विद रिस्पेक्ट टू डेटा स्टोर करने की कोशिश की जा रही है. लोकेशन इज वैंकूवर सिटी. एंड इसमें आप ये जो डेटा है दैट इज, अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर डेटा बोलूं तो आप क्या बोलोगे, 680. तो 680 होम एंटरटेनिंग गैजेट्स वर सोल्ड ऑफ इन Q2 इन दी वैंकूवर सिटी. तो ये 680 वैल्यू 3 डायमेंशंस में डेटा को डिस्क्राइब कर रही है, वैंकूवर सिटी, होम एंटरटेनमेंट आइटम कैटेगरी एंड Q3. ऐसे डेटा को हम 3 डायमेंशनल डेटा क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका क्यूब रिप्रेजेंटेशन मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. Now, as and it is told here, ये देखिए, for instance, we would like to view the data according to time and item only, as well as location for cities Chicago, New York, Toronto and Vancouver. तो वो हमें 3D विजुअलाइजेशन में मिल जाएगा. लेकिन हम जब चाहे वो 3D डेटा को हम 2D टेबल्स में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया भी हुआ है. एंड देन फिर वो आते हैं 4 डायमेंशन. The cuboid that holds the lowest level of summarization is called base cuboid. तो उन्होंने शुरू किया अगेन, फिर उन्होंने शुरू किया ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो डेटा है, अगर मेरे को 4 डायमेंशंस में डिपिक्ट करना है तो उन्होंने बताया कि टैबुलर व्यू में तो हमें वो ऐसा दिखेगा. अब आप देख लीजिए एक वैल्यू, अब आप देख लीजिए इसी 698 को अगर हम देखें तो यही 698 जो सेल्स फिगर है वो बता रही है कि कितने हमारे गैजेट्स बिके. ये एसईसी गैजेट है कोई, वो एसईसी गैजेट्स कितने बिके. अगेन कौन से सिटी में, शिकागो सिटी में, एंड कौन से क्वार्टर में, Q2 क्वार्टर. और इसके लिए हाँ टाइम डायमेंशन, हाँ ठीक है. तो ये हो गया फॉर डिफरेंट सिटीज. ये देखिए ये डेटा था, ये देखिए ऊपर वाले टेबल में डेटा सिर्फ इतना दिया था, ये देखिए एक वैंकूवर सिटी का डेटा दिया था. अब यहाँ पे उन्होंने हमें 4 सिटीज का डेटा दे दिया. तो अब वो डेटा में टैबुलर फॉर्म में ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इट्स वन एंड द सेम. तो दिस फॉर्म्स अ क्वेश्चन इन योर पेपर कि अगर आपको पूछा जाए कि if this is the tabular data converted into cube view, तो अब this will be your answer. और अगर ऐसा बोला जाए and convert it into a tabular view, तो this will be your answer. So we will be continuing with the next topic in data modeling, and that will be star schemas, snowflake schemas, and fact constellation type of representation while we perform multidimensional data modeling in data warehouses. That is all for this lecture. So the assignment given to you is, suppose you are given this particular lattice, you have to convert it into a tabular view. ये आपका cube structured view है, data cube visualization है. For how many dimensions आप देख पा रहे हो, item dimension, time dimension, location dimension and supplier dimension. आपको इसको equivalent representation देना है in tabular view. जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 3 डायमेंशनल डेटा को हम क्यूब व्यू में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और
टैबुलर व्यू में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने सप्लायर डायमेंशन को भी ऐड करके, यानी 4 डायमेंशंस की मदद से आपने ये क्यूब रिप्रेजेंटेशन को यू हैव टू कन्वर्ट इट इन इक्विवेलेंट tabular representation. Take it as an assignment. This is all for all. We will meet in the next lecture for the second part of multidimensional data modeling. Thank you.